मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिविडेंड डिसीजंस की थ्योरीज पढ़ेंगे। इसमें दो थ्योरी चलती हैं। एक तो इररिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी कहती है कि आप डिविडेंड दें अथवा ना दें, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चलती है रेलेवेंस थ्योरी, जो ये कहता है कि फर्क पड़ता है। इसका मतलब है डिविडेंड इज irrelevant in वैल्यू ऑफ फर्म। और इसका मतलब है कि डिविडेंड इज रेलेवेंट। ठीक है, ये आपकी एमएम थ्योरी है, मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच, जानते हैं आप लोग। और ये आपके इसमें फिर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपकी ट्रेडिशनल मॉडल है, जो आपका ग्राहम एंड डॉड का मॉडल है। ठीक है, और दूसरा आपका लिंटर मॉडल है। इनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम एमएम अप्रोच पढ़ लेते हैं। एमएम अप्रोच क्या कहती है? ठीक है जी, एमएम अप्रोच कहती है कि प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE, वेयर P0 is प्राइस इन द बिगिनिंग, शुरू में प्राइस है। P1 is प्राइस एट द एंड। D1 is डिविडेंड एट द एंड, एंड K0 आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है या कैपिटलाइजेशन रेट। सो एमएम थ्योरी कहती है कि शेयर की प्राइस ये रहेगी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, इसको हम वैल्यू ऑफ फर्म को वीएफ से कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा। सो आई आपका इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। ई आपको रिप्रेजेंट करता है जो आपकी अर्निंग है, और डेल्टा एन जो आपके एडिशनल शेयर इशू करने पड़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है जी। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। So, Modigliani-Miller approach was proposed by Franco Modigliani and Merton Miller. Modigliani and Merton Miller in 1961. So, MM approach is in the support of irrelevance of dividend, that firm dividend policy has no effect on the value of assets. अब इनकी assumptions क्या है वो देख लीजिए। MM hypothesis is based on the following assumption. Number 1, perfect capital market exist कर रही है, no taxes और no discrimination between dividend income and capital appreciation, fixed investment policy है, no flotation cost और transaction cost है, risk और uncertainty does not exist. ये 5 assumption है जिस पर वो MM hypothesis based करती है। According to MM hypothesis, market value of equity shares of firm depends solely on its earning power and it has no influence by the manner in which its earnings are split between dividend and retained earning. Market value of share is not affected by dividend size. So MM hypothesis is primarily based on the arbitrage agreement. Through the arbitrage process, MM hypothesis discuss how the value of the firm remains same whether the firm pay dividend or not. यहाँ पर वो फार्मूला आया जो मैंने अभी आपको थोड़ा लिखाया था, और ये फार्मूला आपका जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए मैंने लिखाया है। ठीक है जी। चलिए इसके बेसिस पर एक हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एडवांटेज काफ़ी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि दिस मॉडल इज़ लॉजिकली कंसिस्टेंट, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री फ्रेमवर्क ऑन डिविडेंड पॉलिसी विद द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते ही है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा आपको MM हाइपोथेसिस का बेस समझ में आएगा। पढ़िए। AV इंजीनियरिंग लिमिटेड belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. It currently has outstanding 10,000 shares selling at 100 each. तो P0 आपका 100 हो गया। Okay. The firm is contemplating the declaration of a dividend of 5 rupees per share at the end of current financial year. It's expected to have a net income of 1 lakh and has a proposal for making investment of 2 lakh rupees. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले हम रिव्यू कर लें कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास अर्निंग दे रखी है 1 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं वो क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख रुपीज़ का हम कर सकते हैं। अभी मार्केट की जो प्राइस है वो हमारा 10,000 शेयर है। एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी मेरे पास हैं वो 10,000 है। ठीक है जी, ओके। और डिविडेंड पर शेयर DPS जो है वो हमारा 5 रुपये पर शेयर है। तो अब यहाँ से हम 2 केस ले लेते हैं। केस 1, व्हेन डिविडेंड are paid, और केस 2, when dividend are not paid। ठीक है ना, 2 केस हमने अलग अलग ले लिए। सो पहले हम देखेंगे शेयर प्राइस निकालेंगे। ठीक है, शेयर प्राइस P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 10% है। सो KE आपका दे रखा है 10%। प्लेस कर दीजिए 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 5 रुपीज़ पर शेयर अपॉन 1 प्लस 0.10, और इससे D1 आ जाएगा हमारा 105 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर
शेयर प्राइस निकालेंगे, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। सो 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0.10 और P1 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। फंड्स रिक्वायरमेंट निकालते हैं। हमारी अर्निंग कितनी है? अर्निंग है हमारी 1 लाख रुपए। ठीक है जी। डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं? इसमें दे रहे हैं हम 50,000 और इसमें कितना दे रहे हैं? नील। तो रिटेन अर्निंग कितनी है? यहाँ 50,000 है, यहाँ पूरी 1 लाख हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है हमारी? 2 लाख। ठीक है। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ कितनी चाहिए मुझे? 1.5 लाख। और यहाँ पे कितनी चाहिए? 2 लाख चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख है, तो 1 लाख और चाहिए। सी में निकालेंगे नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशूड। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा? 1,50,000 अपॉन 105। और यहाँ पे डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा? 1 लाख अपॉन 110। ठीक है, कैलकुलेटर देख लें कितना आता है। तो यहाँ पर आता है 909 और इसमें यहाँ पर आता है 1428.57। ठीक है, ये हमारे डेल्टा एन आ गए। अब चाहिए हमें चौथा जो स्टेप है, वो है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म। VF इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस I प्लस E अपॉन 1 प्लस KE। यही है। तो n हमारे यहाँ 10,000 प्लस 1428.57 इंटू 105 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख, बिना 1 प्लस 0.10। ठीक है जी। सो ऊपर की वैल्यू आएगी ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख 1.1। तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ देखें 10,000 प्लस 909.09 इंटू 110
-2 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 1 प्लस 0.10। सो तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी 12 लाख प्लस 1 लाख, तो यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख। कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो एमएम कह रहे हैं कि भाई आपका चाहे आप डिविडेंड दें और चाहे डिविडेंड ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है। चलिए, यही समझाना चाह रहे थे। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब हमारी रेलेवेंस थ्योरी आ गई है। सो रेलेवेंस थ्योरी में वाल्टर मॉडल आता है, और वाल्टर मॉडल कहते हैं मार्केट प्राइस P इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन KE अपॉन KE, वेयर P हमारे क्या है? मार्केट प्राइस है शेयर की। E क्या है? अर्निंग है पर शेयर। D डिविडेंड पर शेयर। KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड R कॉस्ट ऑफ IRR कह सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां से वॉल्टर ने 3 एजम्पशंस निकाली। उन्होंने बोला ऑप्टिमम पे आउट के लिए 3 उन्होंने का एजम्पशंस दी, और फिर इसको प्रूव भी किया। इन्होंने 3 तरीके की कंपनी दी। एक कंपनी जो ग्रोथ कंपनी है, एक कंपनी जो कांस्टेंट या स्टेबल कंपनी है, और एक कंपनी जो डिक्लाइन कर रही है। सो पहला है कंडीशन R वर्सेस KE। इस केस में R KE से ज़्यादा होगा। ठीक है, R इज ग्रेटर देन KE। ये अगर R इज ग्रेटर देन KE है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरा उन्होंने दिया कोरिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड डिविडेंड। इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर आप डिविडेंड देते हैं तो मार्केट प्राइस डिक्लाइन होगी, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, नो इम्पैक्ट या नो रिलेशन। और थर्ड है हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अगर हमारा R लेस देन R इज ग्रेटर देन KE है तो 0 DP होना चाहिए। उस पर आपकी मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी।
यहाँ पे किसी भी डीपी पे आप जाइए, आपकी मार्केट प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और इसमें 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। और इसके बेसिस पर फ्रेंड इन्होंने आपके अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पे आउट समझाए, तो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। वाल्टर अप्रोच में, Walter approach is based on the following assumption. Number one, all investment proposal of the firm are to be financed through retained earning only. Number two, our rate of return and cost of capital are constant. Perfect capital market exists and नो टैक्सेस, जो आपका उसमें भी था, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। इसके बेसिस पर ये जो मैंने आपको भी रिलेशनशिप बताई वो दी हुई हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे समझेंगे। थैंक यू।